क्लास 8 आज दिवस के अनुसार हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। अपठित शब्द का अर्थ क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। अपठित शब्द का अर्थ है जिसे पढ़ा ना गया हो, जिसे आप जानते नहीं हो, पढ़ा नहीं गया हो, और इस आधार पे कई बार प्रश्न आते हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ है ऐसा गद्यांश जिसे पहले न पढ़ा गया हो। परीक्षा में अपठित गद्यांश भी पूछे जाते हैं। ऐसा कोई अनुच्छेद या पद्यांश दिया जाता है जो आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में न पढ़ा हो। इस गद्यांश के आधार पर आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही छिपे रहते हैं, अलग से कहीं नहीं होते हैं। अतः गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। शीर्षक का संबंध मूल भाव से होना चाहिए। शीर्षक का संबंध अगर कहीं शीर्षक हो तो मूल भाव से इसका संबंध होना चाहिए। उत्तरों की भाषा सरल एवं सुबोध होनी चाहिए, मतलब आप जो उत्तर देते हैं वो सरल भाषा में हो और आसानी से समझ आने वाली भाषा हो। नेक्स्ट है, उत्तर यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए। बहुत बड़ा उत्तर नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त उत्तर होना चाहिए। तो देखिए अपनी पुस्तक में देखिए पेज नंबर 248 पर अनेक गद्यांश हैं। इसको आप पढ़िए, इसका प्रैक्टिस कर दीजिए। जैसे एक गद्यांश हम पढ़ते हैं आपके लिए। तो चलना मनुष्य का स्वभाव है। पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए मनुष्य मीलों पैदल यात्रा करता था। कई बार यात्रा इतनी लंबी हो जाती थी कि वर्षों लग जाते थे। मार्ग में यात्री बीमार होकर मर भी जाते थे। फिर पालकियों का प्रयोग किया जाने लगा। पालकी मतलब डोली। इन्हें 4 लोग उठाते थे, मगर रास्ते में चलते चलते थके लोगों को की जगह लेने के लिए 8 या 12 लोग साथ चलते थे। पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए भी जाता था। 8 या 12 लोग चलते थे, भाई थक जा तो बदल देते थे। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम एवं सस्ती होने लगी। धीरे धीरे इसी पहिए से मशीन से चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी। गद्यांश का उचित शीर्षक लीजिए। तो गद्यांश का शीर्षक देखिए इसी में है। पहिया ही, पहिए की खोज, पहिए की आवश्यकता, पहिए का आविष्कार, ये शीर्षक हो सकता है। चलना किस का स्वभाव है, पहली पंक्तियों में है। चलना मनुष्य का, पानी का, हवा का स्वभाव है। प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के मनुष्य क्या करता था, पालकियों का प्रयोग करता था। और पालकियों को ढोने के लिए 4 लोग रखते थे और उनके साथ 8 या 12 लोग पहुंचते थे। और प्राचीन समय में तो लोग पैदल चलते थे। पहिए के आविष्कार से क्या लाभ हुए? पहिए के आविष्कार से यात्रा सुगम एवं सस्ती हो गई। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखे। चलना का रुकना, सुगम का दुर्गम। इस तरह आप अपने किताब में दिए हुए अपठित गद्यांशों का आप प्रैक्टिस करेंगे और मूल भाव इसे पहचानेंगे। ठीक है जी। इसके बाद देखिए आपके इसमें है पत्र लेखन और निबंध लेखन। पत्र लेखन, पहले निबंध लेखन हम करा देते हैं। पत्र लेखन का फॉर्मेट वही रहेगा जो दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि फॉर्मेट आपको दे भी दूँ अभी। तो पत्र का फॉर्मेट मैं अपलोड कर दूंगा। अभी निबंध लेखन। अब पत्र का फॉर्मेट कैसे रहेगा, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो पत्र का फॉर्मेट आपके पुस्तक में दिए हुए फॉर्मेट के अनुसार ही रहेगा। ठीक है, चलिए चलो पत्र लेखन ही पढ़ा देते हैं। आजकल फोन, फैक्स और ईमेल ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है, किंतु इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में भी हम पत्र के महत्व को नकार नहीं सकते। पत्र लिखना एक कला है। पत्र के माध्यम से लेखक और पाठक के बीच आत्मीयता स्थापित होती है। पत्र लेखन में अभ्यास द्वारा निखार लाया जा सकता है, अभ्यास के द्वारा। और इस पर ध्यान देने वाली बात कौन कौन सी है? पत्र की भाषा शैली सरल एवं ग्रहणशील होनी चाहिए। पत्र पढ़ते ही पत्र को लिखने का उद्देश्य स्पष्ट हो जाना चाहिए।
वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आप पढ़ते आ रहे हैं, पत्र हर एग्जाम में आता है, आपको पता होगा। औपचारिक पत्र क्या होता है जी? औपचारिक या कार्यालयी पत्र, कार्यालयी पत्र भी बोलते हैं। औपचारिक पत्र उन्हीं को लिखे जाते हैं, पहले औपचारिक पत्र लिखे किसे जाते हैं? औपचारिक पत्र उन्हीं को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, और अगर होता भी है तो इस पत्र को लिखते समय उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता। जैसे मान लीजिए प्रधानाचार्य से आपके व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, लेकिन जब आप पत्र लिखेंगे तो इसका कोई महत्व नहीं होता। ऐसे पत्रों के अंतर्गत निम्नलिखित पत्र आते हैं। नंबर 1, आवेदन पत्र, प्रधानाचार्य अथवा आवेदन के लिए लिखे जाने वाले पत्र। व्यावसायिक पत्र, कंपनियों अथवा व्यवसायियों को लिखे जाने वाले पत्र। और कार्यालयी पत्र, सरकारी अथवा अन्य कार्यालयों को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र, इसे व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। तो ये पत्र ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा संबंध या परिचय होता है। ऐसे लोग परिवार के सगे संबंधी मित्र आदि होते हैं जिसमें फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। बस याद रखिए, फॉर्मल लेटर्स में फॉर्मेलिटी की ज़रूरत होती है, इनफॉर्मल लेटर्स में फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पिता से, माता से, भाई से, बहन से, मित्र से, रिश्तेदारों से फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए पत्र का प्रकार, अगर व्यक्तिगत पत्र है तो ये किसे होगा? पिता पुत्र को लिखेगा, पुत्र माता को लिखेगा, माता पुत्र को, वाइस वर्सा, भाई बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई आदि को, मित्र मित्र को लिखेंगे, शिष्य गुरु को लिखेंगे, गुरु शिष्य को लिखेंगे, अपरिचित व्यक्ति को लिखेंगे। याद रखिए शिष्य और प्रधानाचार्य में अंतर है। गुरु से व्यक्तिगत संबंध होता है, लेकिन प्रधानाचार्य से व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्यालय पत्र में, आवेदन पत्र में प्रधानाचार्य को लिखा हुआ है, तो गुरु और प्रधानाचार्य में अंतर है, ध्यान लीजिए। और पिता पुत्र को लिखेगा तो क्या साधनों का? प्रिय, आयुष्मान, पूज्य माता जी, पूजनीय माता जी। और समापन सूचक क्या होगा? तुम्हारा पिता, शुभाकांक्षी, आपका स्नेही पुत्र। बड़ा भाई, भाई बड़े भाई को लिखेगा तो आदरणीय बड़ा भाई साहब लिखेगा। और क्या लिखेगा? आपका अनु। मित्र मित्र को लिखेगा तो प्रिय राधा, प्रिय नरेश। और समापन सूचक क्या लिखेगा? आपका मित्र, आपकी सखी। शिष्य गुरु को लिखेगा गुरु जी, पूजनीय, परम पूज्य, आदरणीय। और आपका आज्ञाकारी लिखेगा। गुरु शिष्य को लिखेगा तो चिरंजीव, राजीव। शिष्य शिष्या। ठीक है। अपरिचित व्यक्ति को प्रिय महोदय, श्रीमान या महोदय लिखेंगे। आपका, भवदी, शुभाकांक्षी, आपका इत्यादि। व्यावसायिक पत्र लिखने पर पुस्तक विक्रेता को लिखेगा तो प्रिय महोदय, श्रीमान, भवदी, आपका। बैंक मैनेजर को लिखेंगे तो बैंक मैनेजर को महोदय, श्रीमान, और भवदी, आपका। ये समापन रहेगा। कार्यालयी पत्र रेलवे अधीक्षक को, महाधीक्षक को तो महामान्यवर, आदरणीय, श्रीमान, परम मान्यवर, माननीय, मान्यवर, आदरणीय। और संपादक को लिखेंगे तो संपादक या मान्यवर। ठीक है। प्रार्थी, विनीत, भवदीय, भवदीय ऐसा है, सब में आप लगा सकते हैं। और अगर प्रधानाचार्य को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य को आदरणीय प्रधानाध्यापक, महोदय, मान्यवर, और आपका आज्ञाकारी, शिष्य और शिष्या। इस तरह से। अब पाठ के 8 अंग होते हैं। प्रेषक, इसका नाम व पता तथा दिनांक। सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता, स्थान और दिनांक लिखेंगे बाईं तरफ सबसे ऊपर। दूसरे लिखेंगे विषय को संक्षिप्त वाक्य। दूसरा लिखेंगे पत्र प्रापक का पदनाम व पता, यानी पत्र जिसे मिलेगा। प्रापक का मतलब रिसीवर, जिसे मिलेगा। सबसे ऊपर सेंडर, उसके बाद थोड़ा पेज छोड़ के रिसीवर बाईं तरफ ही। और फिर लिखेंगे विषय। अब ये फॉर्मल लेटर में इसमें होता है, इनफॉर्मल में विषय नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मल लेटर में होता है विषय, मतलब किसमें या किसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं। ठीक है। संक्षिप्त रूप से लिखना है, जैसे फीस माफी के लिए, अखबार के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए, आदि आदि। और फिर क्या होगा? संबोधन, अभिवादन, जैसे माननीय, मान्यवर, महामान्यवर आदि। उसके बाद पत्र की विषय वस्तु,
पत्र में क्या आपको लिखना है, सविनय निवेदन ये है या आपका शुभाकांक्षी, ये करते हुए आप मूल बात को लिखेंगे। उसके बाद समाप्ति, समाप्ति पे क्या करना है आपको, कैसे समाप्त, आप धन्यवाद, आपकी इस कृपा के लिए मैं आजीवन ऋणी रहूँगा, आदि आदि आदि। और उसके बाद समापन सूचक शब्द, समापन सूचक शब्द जैसे प्रार्थी, स्नेह, आपका अनुज, आपका शिष्य आदि। उसके बाद हस्ताक्षर कर देंगे आप। तो इस तरह ये पत्र का प्रारूप हुआ, पेज नंबर 260 एंड 261। और उसके बाद कुछ नमूने, इन नमूनों को पढ़ लीजिएगा आप। मैं इसके अभी आपको भेज देता हूँ।